अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किए थे कम्प्लेक्स एनालिसिस के नोट्सों के लेक्चर और हमने इसके सरताज महमूद के 9 पेजेस कर लिए थे नोट्सों के और अब हम करेंगे 10वें पेजेस से स्टार्ट। तो क्या फ़ाइंड करना है हमने? फाइंड द रेजिड्यूज ऑफ एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू 2z-5 ओवर z-1 होल स्क्वायर इंटू z+2। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि रेजिड्यू किसके फ़ाइंड करने होते हैं, उस पॉइंट पर फाइंड करने होते हैं हमने रेजिड्यू जहाँ पर फंक्शन अनडिफाइन हो रहा हो, यानी कि सिंगुलर पॉइंट्स पर, यानी कि पोल्स पर हमने रेजिड्यू फाइंड करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है z=1 जो है यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है और ये एक पोल है आर्डर 2 का। ठीक है, देखते ही पता चल रहा है कि ये पोल है आर्डर 2 का क्योंकि उसकी पावर 2 है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये कैसे हम फाइंड करते हैं। दूसरी बात, z+2 है, यहाँ से इसे ज़ीरो के इक्वल रखें तो z=-2 आ जाएगा। तो एक हमने -2 पर भी इसके रेजिड्यू फाइंड करने हैं, लेकिन ये ऑर्डर 1 का है। ठीक है, तो हम दोनों पॉइंट्स के लिए रेजिड्यू फाइंड करेंगे। एफ ऑफ z हैज़ पोल ऑफ ऑर्डर 2 एंड 1 एट z=1 एंड -2 रिस्पेक्टिवली। ये अभी मैंने बता दिया। तो अब हम पहले किसके लिए करते हैं? इसके लिए जिसका ऑर्डर 2 है उसके लिए करते हैं। तो जनरल फार्मूला हमारा होता है, ऑर्डर 2 है तो उसके लिए फिर डेरिवेटिव वाला रेजिड्यू का फार्मूला लगेगा क्या? 1/1 फैक्टोरियल। ये इसको लिमिट से पहले लिख लो या बाद में लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो 1/1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि ये ऑर्डर 2 था, तो ऑर्डर 2 था इसलिए हमने 1 फैक्टोरियल लिया। उसके ऑर्डर से एक माइनस करके फैक्टोरियल लेते हैं और उसका ऑर्डर 2 था इसलिए इसका पहला डेरिवेटिव लेंगे। और किसका हम रेजिड्यू फाइंड कर रहे हैं? एट 1। तो 1 जो है तो फिर z-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि उसका ऑर्डर 2 है तो उसकी पावर उतनी करके उसके साथ एफ ऑफ जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये रेजिड्यू का फार्मूला है रेजिड्यू फाइंड करने का। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। फिर ये जो बचेगा यहाँ पे अब हम इसका एक डेरिवेटिव लेंगे। ये चीज़ तो 1 होगी तो 1 मल्टीप्लाई होकर वो गायब हो गया। अब पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम ये लिमिट पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया? डेरिवेटिव लिया, नीचे वाले का की स्केयर हो गया और नीचे वाला एज इट इज़ ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव। और इसको अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट पुट कर दी z अप्रोचेस टू 1, तो सिंप्लीफाई किया, हमारे पास 1 जवाब आ गया और ये 1 का रेजिड्यू आया है। ठीक है, ये 1 का रेजिड्यू आ गया है। अब हम -2 का रेजिड्यू फाइंड करते हैं। -2 के लिए सिंपल फार्मूला लगेगा रेजिड्यू का, क्योंकि ये ऑर्डर 1 का था तो इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे और z+2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एफ ऑफ z को। तो ये वाली टर्म जो है इसमें अब डेरिवेटिव नहीं लेना क्योंकि इसका ऑर्डर 1 था, ये कैंसिल हो जाएगा और इसमें डायरेक्ट अब लिमिट पुट कर दें -2। तो वो पुट करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करके -1 आ जाएगा। दोनों के रेजिड्यू फाइंड हो गए। ठीक है, दोनों पॉइंट्स पे रेजिड्यू फाइंड हो गए। 1 पर 1 आया और -2 पर -1 आया। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था और हमने कर लिया। अब अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सपोनेंशियल जी ओवर जेड स्केयर प्लस ए स्केयर होल स्केयर। तो अब हम यहाँ से ये फाइंड करते हैं। पहले इसको जो डिनोमिनेटर इसको ज़ीरो के इक्वल रखते हैं तो क्या आएगा? जेड स्केयर प्लस ए स्केयर। वैसे उसका होल स्केयर है, हम इसको डायरेक्ट ज़ीरो के इक्वल रखते हैं। वो स्केयर जो है दोनों तरफ वो ज़ीरो है, तो वो स्केयर रूट लेने से वो ज़ीरो पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से z फाइंड करें तो जेड स्केयर इज़ इक्वल टू माइनस ए स्केयर हो जाएगा। यहाँ से z फाइंड करें तो हमारे पास z आ जाएगा प्लस माइनस ए अयोटा। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये जो हमारे पास दो रूट निकले हैं ये ऑर्डर 2 के हैं। ऑर्डर 2 के क्यों हैं? क्योंकि उसकी पावर है होल पावर 2 है। ठीक है, तो इसके दो रूट निकले हैं और हम इसको ये जो है अंदर वाला जेड स्केयर प्लस ए स्केयर, वो जो इसके रूट निकले हैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जेड प्लस ए अयोटा इंटू जेड। ये अपने आप पीछे क्यों चला गया?
हम यहाँ पे पहुँच गए थे। हाँ, ये मैं बता रहा था, जेड स्केयर जो है इंटू ए स्केयर, ये किसके इक्वल है? इसकी अगर हम तज्ज़ी करें, फैक्टराइज करें, जो कि हमने अभी रूट फाइंड कर ली हैं, तो वो डायरेक्ट आ जाएगा जेड प्लस ए आयोटा इंटू जेड माइनस ए आयोटा, माइनस ए आयोटा। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यही चीज़ बनेगी। कैसे? एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, तो जेड का स्केयर आ गया। ए आयोटा और ए आयोटा ये साथ में दरमियान में माइनस आता है, तो ए का स्केयर आएगा, लेकिन आयोटा का जब स्केयर होगा तो वो माइनस को प्लस में चेंज करा देगा। तो ये इसके ही फैक्टर बनते हैं, ठीक है। तो हम इसकी जगह ये रिप्लेस कर सकते हैं। चले अब हम करते हैं रेजिड्यू फाइंड एट ए आयोटा पर और माइनस ए आयोटा पर, दोनों पर हमने फाइंड करने हैं। तो दोनों का आर्डर है, पोल का आर्डर है 2, तो एक एक डेरिवेटिव भी फिर लेंगे और लिमिट भी अप्लाई करेंगे, ये फैक्टोरियल वाली चीज़ भी लिखेंगे, ठीक है। तो आयोटा ए पर है, तो इट मीन जेड अप्रोचेज टू आयोटा ए, और जेड माइनस आयोटा ए आएगा, क्योंकि इस वाले फैक्टर से ये आयोटा ए बनता है। जब इसको ज़ीरो के इक्वल रखें तो इस वाले फैक्टर से ये उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फैक्टर यहाँ पे लेना, स्केयर के साथ उसे नीचे वाले को जो था जेड स्केयर प्लस ए स्केयर का होल स्केयर, उसको हमने ऐसे दो हिस्सों में लिख दिया। एक माइनस वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला रह जाएगा। और अब हम हाँ एक डेरिवेटिव भी लेंगे, क्योंकि उसका आर्डर 2 था। एक डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेने के बाद लिमिट्स पुट करनी है। इसका आप डेरिवेटिव लेंगे, क्वेश्चन रूल लगाएंगे, नीचे वाले का होल स्केयर आ जाएगा, यानी कि पावर 4 आ जाएगी। फिर नीचे वाला एज इट इज़ ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई, ये हो गया। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर सकते हैं, तो लिमिट पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। ये सिंप्लीफाई आप खुद ही कर लेना, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। उस इसी तरह आप माइनस ए पर भी, माइनस आयोटा ए पर भी वो रेसिड्यू फाइंड करेंगे तो वही चीज़, फार्मूला वही आएगा। प्लस वाला फैक्टर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला रह जाएगा। इसका भी एक बार डेरिवेटिव लेंगे बाय क्वोशिएंट रूल, तो उसके बाद फिर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। इसका भी सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों के आंसर में क्या डिफरेंस है? एक तो इसके साथ माइनस और इसकी पावर प्लस की है, यहाँ पे इसके साथ प्लस है, उसकी पावर माइनस की है। दोनों का ये आ गया आंसर। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कैलकुलेट रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यूब माइनस जेड ओवर साइन पाई जेड। इसका जब हम पोल फाइंड करेंगे तो साइन पाई जीड को ज़ीरो की इक्वल रखेंगे, और ये चीज़ आती है, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। इफ़ साइन पाई इज़ ज़ीरो देन पाई जी इज़ इक्वल टू के पाई। के पाई क्या है? इसे एन पाई भी लिख सकते हैं, के पाई भी लिख सकते हैं। ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। साइन की वैल्यू अगर मैं जनरली पूछूं, साइन कहाँ पे ज़ीरो होता है? साइन ज़ीरो पे ज़ीरो होता है, बिल्कुल। और कहाँ पे ज़ीरो होता है? ज़ीरो की जगह अगर मैं ले आऊँ क्या, ज़ीरो के बाद वो पाई पर भी ज़ीरो होता है, यानी कि 180 पर, बिल्कुल। 180 के बाद 360 पर भी ज़ीरो होता है, यानी 2 पाई पर। उसके बाद 3 पाई पर, 4 पाई पर, ऐसे मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। तो उसे हम के पाई कह सकते हैं, ठीक है। ये वो चीज़ है, यानी कि मैं आपको अगर वो बना के दिखाऊं, इसमें यहाँ ये ज़ीरो एंगल है, ठीक है, ज़ीरो, और ये पाई एंगल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पाई, और यहाँ से जब वापस आएंगे तो 2 पाई हो जाएगा सफ़र। फिर यहाँ से वापस जाएंगे 3 पाई, ऐसे ही चलते जाएं तो यहाँ पे इवन टाइम आ रहा है और यहाँ पे आड टाइम। लेकिन बात यह है कि साइन यहाँ पे भी ज़ीरो होता है, यहाँ पे भी ज़ीरो होता है, तो हम इनको जनरली के पाई कह सकते हैं। के पाई इसे कह सकते हैं, वेयर के इज़ फ्राम ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, कुछ भी रिप्लेस करो लेकिन होल नंबर, ठीक है। तो वो फिर इसके एंगल पर, वो सारे के लिए, इसकी सारी वैल्यूज़ के लिए इसका आंसर ज़ीरो आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं फिट कर लूँ पेज को, हाँ, ताकि जूम इन आउट हो जाए, ठीक है। कहाँ पहुँच गए?
ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया, नीचे जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन किधर चला गया? ये है, हमें ये पता चल गया कि ये पाई पाई से कैंसिल जब हो जाएगा तो z इज़ इक्वल टू के आ जाएगा। और k की वैल्यू कितनी है? 0 +-1 +-2। यानी कि हमें यहाँ पे जनरली बहुत ज़्यादा फैक्टर मिले हैं, बहुत ज़्यादा पोल्स मिले हैं, ठीक है, z-k टाइप के। तो लेकिन ये सब का आर्डर 1 है, ठीक है, उन सब की पावर 1 है। ये नहीं कि कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी पावर 2 हो या 3 हो। यानी कि मैं इधर आपको अगर बताऊं k की वैल्यू अगर 0 हो, ये z इज़ इक्वल टू k है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं फैक्टर की शक्ल में। तो इसकी पावर कुछ भी नहीं है, पावर यानी कि 1 है बस। तो k की वैल्यू 0 होगी तो वो z फैक्टर बनेगा, k की वैल्यू 1 होगी तो z-1 फैक्टर बनेगा, k की वैल्यू अगर -1 होगी तो z+1 फैक्टर बनेगा। इसी तरह से ऑन बहुत ज़्यादा फैक्टर बनेंगे। तो हमने उसको जनरली k में लिख दिया कि वो हमारे पास फैक्टर है z-k फॉर k दीज वैल्यूज़, ठीक है। और ये सब के पोल का आर्डर 1 है, इसलिए हम सिंपल रेजिड्यू का फार्मूला लगाएंगे k पर फाइंड करते हैं z-k, ठीक है। z-k इंटू जेड के z³ माइनस z ओवर साइन पाई जी, नीचे उसे एज इट इज़ रहने देंगे। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम k पुट करें तो ये ऊपर 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर k पुट करें नीचे तो वो साइन k पाई हो जाएगा। तो साइन k पाई अभी अभी बताया कि वो 0 होता है, तो 0/0 फॉर्म आ गई। तो यहाँ पे अब लॉपिटल रूल लगेगा। ये वाला डेरिवेटिव और दूसरा जो हम फाइंड करते थे वो अलग है, वो फार्मूले का डेरिवेटिव है और वहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगता है। ये लिमिट को सोल्व करने का मेथड है कि अगर 0/0 फॉर्म आ जाए तो हम लॉपिटल रूल लगाते हैं। वो कैसे लगाते हैं? ऊपर वाले का अलग से डेरिवेटिव लेते हैं, नीचे वाले का अलग से। क्वोशिएंट रूल नहीं यहाँ पे लगाते, ठीक है। तो ये 0/0 फॉर्म आ गई थी, इसलिए हमने यहाँ पे लॉपिटल रूल लगाया। ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे z के लिहाज से तो ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि ऊपर दो फैक्टर हैं। ये वाला एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस ये वाला पहले वाला एज इट इज़, दूसरे वाले का डेरिवेटिव ये आ गया। अब नीचे साइन पाई जी का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो काज पाई जी आ जाएगा, इनटू एंगल का डेरिवेटिव पाई आ जाएगा। अब यहाँ पे के पुट करते हैं, साइन के, तो यहाँ पे इसकी जगह के आ जाएगा। ये वाली चीज़ ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि k-के 0। अब ये k³ माइनस के आ जाएगा और नीचे पाई इंटू कॉस के पाई आ जाएगा। अब कॉस के पाई जो है वो हमें पता है वो -1 की पावर k की इक्वल है। अच्छा, ये क्या चीज़ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। के पाई के एंगल का तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ 0, 2 पाई, 4 पाई होता है और यहाँ पे 3 पाई, सिंपल पाई होता है, फिर 3 पाई होता है, फिर 5 पाई यानी ऑड टाइम अप टू सोन। और यहाँ पे साइन जो है 0 होता है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लेकिन कॉज की बात करें तो कॉज यहाँ पे +1 होता है और कॉज यहाँ पे -1 होता है, ठीक है। अब हम काज वाले को जनरल करके लिख सकते हैं। के पाई के लिए काज की वैल्यू यहाँ तो आएगी +1, यहाँ तो आएगी -1। जब एंगल होगा इवन तब उसकी वैल्यू +1 आएगी। जब एंगल होगा कि पाई का ऑड मल्टीपल तब उसका वैल्यू आएगी -1। अब देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कॉस के पाई है तो के की वैल्यू पे डिपेंड करता है। के अगर इवन हुआ, हाँ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? +1 आएगी। और अगर के ऑड हुआ तो इसकी वैल्यू आएगी -1। तो हम कॉस के पाई को, क्योंकि ये वैल्यू या तो 1 देगा या -1, तो इसको हम डायरेक्ट -1 लिख सकते हैं। -1 की पावर में के लिख सकते हैं, ठीक है। कि अगर के जो है इवन है, 2 पाई आ गया cos 2 पाई तो वो 1 आ जाएगा। तो इसे हम -1 की पावर में लिख लें तो 2 हो जाएगा तो वो भी 1 आ जाएगा। तो इट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल हैं। cos के पाई और -1 की पावर के ये इक्वल हैं, ये आपने याद रखना है। शायद आपने 5वें सेमेस्टर में भी पढ़ा हो, फिर भी मैंने ये आपको याद करवा दिया। अब ये चीज़ आ गई, इसको अब हम ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़, ये जनरली ये बहुत ही
आसान सा कंसेप्ट है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। तो इसका फाइनल आंसर ये आ गया। ये हमने इसके रेजिड्यू फाइंड कर लिए फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ के। ठीक है, जनरली के लिए था तो के लिहाज से हमने इसके रेजिड्यू फाइंड कर लिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कैलकुलेट द रेजिड्यूज ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड ओवर जेड स्केयर इंटू जेड माइनस पाई पाई आयोटा। अच्छा, यहाँ पे अब देखें एक चीज़ डायरेक्ट, मतलब आप अभी सोल्यूशन को ना देखें, यहाँ पे देखें। यहाँ पे दो z की वैल्यू बननी है, एक z इज इक्वल टू ज़ीरो जिसका आर्डर 2 है। ठीक है, क्योंकि उसकी पावर 2 है तो इसका आर्डर 2 होगा। दूसरी है z माइनस पाई आयोटा जिसका आर्डर 4 बन रहा है, यानी z इज इक्वल टू पाई आयोटा, उसका आर्डर 4 है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब हमने ज़ीरो पे रेजिड्यू फाइंड करना है तो एक डेरिवेटिव लेंगे, जब हमने इस पे रेजिड्यू फाइंड करना है तब हम 3 डेरिवेटिव लेंगे, वही जनरल फार्मूले के मुताबिक। चलें करते हैं सॉल्व इसे। एफ ऑफ जेड हैज़ पोल ऑफ जेड इज इक्वल टू ज़ीरो एंड पाई आयोटा ऑफ आर्डर 2 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, जो अभी मैंने बताया और क्लियरली यहाँ से नज़र भी आ रहा है। ठीक है, तो जेड ज़ीरो के लिए मैंने बोला था ज़ीरो के लिए एक डेरिवेटिव वाला फार्मूला लगाना है, और जेड माइनस ज़ीरो स्केयर या जेड स्केयर एक ही बात है इंटू एफ ऑफ जेड, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो बचेगा वहाँ पे क्वोशंट रूल लगेगा, एक बार डेरिवेटिव लेंगे इसका। अच्छा, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया तो क्वोशंट रूल की बजाय हमने प्रोडक्ट रूल लगा लिया। ठीक है, अब क्वोशंट भी रूल लगा सकते थे लेकिन ये भी ठीक है, कोई इसमें मुश्किल नहीं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव लिया गया, एक डेरिवेटिव ले लिया, अब जेड की जगह ज़ीरो पुट कर दो, सिंप्लीफाई करो तो हमें ज़ीरो पर इसका रेजिड्यू मिल जाएगा। लेकिन अब हमने फाइंड करना है पाई आयोटा पर। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे हमने 3 डेरिवेटिव लेने हैं। क्यों? जनरल फार्मूला हमने पढ़ा कि अगर उसका आर्डर जितना हो उससे एक कम डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो 1/3 फैक्टोरियल भी लिखेंगे फार्मूले का। ये क्या हो गया है? अच्छा, ऊपर वाला पेज था, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। 1/3 फैक्टोरियल उसका फार्मूला, तीसरा डेरिवेटिव इसका, पहले इसको इसके साथ कैंसिल कर दें, बाकी जो बचा है ई टू द पावर ऑफ जेड एंड ओवर जेड स्केयर। ठीक है, तो इसके हम डेरिवेटिव लेंगे 3 बार। अच्छा, 1/3 का फैक्टोरियल 1/6 हो गया। बाकी जो है इसका पहला डेरिवेटिव लेते हैं, बाहर 2 डेरिवेटिव रहेंगे लेकिन अंदर एक डेरिवेटिव ले लिया। ये कैसे लिया? हमने प्रोडक्ट रूल लगाया। कैसे? ई जेड ऐसे ही रहने देंगे, जेड स्केयर का डेरिवेटिव प्लस जेड स्केयर ऐसे ही ई जेड का डेरिवेटिव। ठीक है, हमने पहला डेरिवेटिव ले लिया, अब दूसरा डेरिवेटिव लेने की बारी आ गई। पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। थोड़ा सा सिंप्लीफाई यही है कि ई जेड दोनों से कॉमन आ रहा है, वो हमने कॉमन कर लिया। अब यहाँ पे एक और डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये डेरिवेटिव स्केयर से डेरिवेटिव सिंगल हो गया। इस यहाँ क्या होगा? ई जेड एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव ये, फिर ये एज इट इज़ और ई जेड का एज इट इज़। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा? ई जेड कॉमन आ जाएगा, ई जेड कॉमन आएगा, अंदर ये बच जाएगा लास्ट वाला डेरिवेटिव ई जेड ऐसे ही, और अंदर वाले का डेरिवेटिव ये, फिर ये वाला एज इट इज़ और ई जेड का डेरिवेटिव। हमने डेरिवेटिव अब सारे फाइंड कर लिए। अब हम फाइनली यहाँ पे जेड की वैल्यू पुट कर सकते हैं, पाई आयोटा यानी लिमिट पुट कर सकते हैं। इसे सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं या पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने डेरिवेटिव तो लेना नहीं, हमने डायरेक्ट लिमिट ही पुट करनी। तो यहाँ पे उन्होंने सिंप्लीफाई किया, फिर आगे हमने लिमिट पुट कर दी, जहाँ जहाँ पे जेड है वहाँ वहाँ पे पाई आयोटा, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद, हाँ इधर ई पाई आयोटा लिखा है तो इसको डायरेक्ट भी -1 लिख सकते हैं। ठीक है, ई की पावर पाई आयोटा मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता दिया है। वैसे भी ये आयलर फार्मूला, इसे ओपन करके भी आप -1 लिख सकते हो, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ठीक है, बाकी जो है अंदर जो सिंप्लीफिकेशन है उसको ऐसे ही करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास दोनों के रेजिड्यूज़ आ गए। यही हमने फाइंड करने थे। अब क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ आयोटा एन जेड, और बटे के नीचे है जेड स्केयर प्लस ए स्केयर का होल स्केयर इंटू जेड। यहाँ पे अब हमें 3 फैक्टर मिल रहे हैं।
बताता हूँ कौन सा। एक तो ये z वाला, z इज इक्वल टू 0, जिसका आर्डर 1 है, इसके लिए सिंपल रेजिड्यू का फार्मूला लगेगा। बाकी दो फैक्टर यहाँ से मिल रहे हैं, z स्केयर प्लस a स्केयर से, तो ये वही आ जाएंगे प्लस माइनस ए आयोटा वाला, ठीक है। और दोनों का आर्डर कितना है, क्योंकि ऊपर स्केयर है तो इनका आर्डर 2 होगा। यहाँ पे एक एक डेरिवेटिव वाला फार्मूला लगेगा जब हमने इन दोनों के रेजिड्यू फाइंड करने। सॉरी, उन्होंने आगे मेंशन किया है कि हमने सिर्फ रेजिड्यू फाइंड ही ए आयोटा पे करना है। चलो हमारा काम आसान हुआ, हमने सिर्फ इसी पर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये इसके लिए तो आर्डर 2 है, क्योंकि ज़ाहिर है ऊपर स्केयर है, इसके लिए आर्डर 2 है, तो एक डेरिवेटिव वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो ये है हमने लिखा है, क्योंकि ये जो है पोल ऑफ आर्डर 2 फॉर एफ ऑफ जेड, सो हमने फार्मूला लगाया एक डेरिवेटिव का। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिलेशन होगी, फिर डेरिवेटिव लेंगे। कैंसिल करने के बाद ये जो आया इसका हमने एक डेरिवेटिव ले लिया, वो डेरिवेटिव हमने कोशेंट रूल से लिया। कोशेंट रूल से डेरिवेटिव लेने के बाद हमने क्या किया, इसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, चाहे आप डेरिवेटिव के फ़ौरन बाद भी लिमिट पुट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो वो पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करनी है और इसका रेजिड्यू आ जाएगा ये फाइनल। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन क्या है, गौर से देखें। वैसे इस तरह का क्वेश्चन पेपर में मेरे ख्याल से आया नहीं है, ठीक है, लेकिन ये आपके सिलेबस का हिस्सा है और समझ ले आप। द फंक्शन एफ ऑफ जेड हैज़ पोल ऑफ आर्डर 1 and 2 at z is equal to -1 and z is equal to 2 with residue 1 and 2 respectively at these poles. The function is analytic at all other points of the plane and is bounded z की मोड की वो जो लिमिट लें तो वो इन्फिनिटी आती है। इफ़ एफ ऑफ 0 इज़ 7/4 एंड एफ ऑफ 1 इज़ 5/2 फाइंड एफ ऑफ जेड। इस तरह का क्वेश्चन वैसे आया नहीं है, लेकिन मैं आपको करवा देता हूँ, मुश्किल नहीं है। जो ऊपर थ्योरेटिकल लिखा है ना, आपने इसको मैथमेटिकल में कन्वर्ट करना है। फंक्शन एफ ऑफ जेड हैज़ पोल ऑफ आर्डर 1 and 2 एट जेड -1 एंड एट जेड 2। मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने क्या कहा है। आर्डर 1 का जो है वो है z-1 पर, यानी इसका फैक्टर बनता है z+1, ठीक है। ये बीच में जो कंपनी वाले कॉलें करते हैं ना, इजी पैसा वाले, ऐसे ही डिस्टर्ब कर देते हैं। अच्छा, मैं कह रहा था, दोबारा से देखते हैं यहाँ से। एफ ऑफ जेड हैज़ पोल ऑफ आर्डर 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, जहाँ पे आर्डर 1 है वहाँ पे ये वाला फैक्टर दिया गया है z इज़ इक्वल टू -1, तो यहाँ पे इसे हम z+1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यानी कि एक हमारे पास फैक्टर ये है z+1 वाला, उसका आर्डर 1 का मतलब है कि उसकी पावर जो है 1 है, z+1 की पावर 1 होगी, ठीक है। और दूसरे वाला है z इज़ इक्वल टू 2, यानी कि z-2, ठीक है। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर, क्योंकि आर्डर 2 है तो इसे एट मोस्ट 2 पावर तक लिख पाएंगे हम, ठीक है। विद रेजिड्यू 1 and 2 रिस्पेक्टिवली एट दीज पोल, और उनके रेजिड्यू भी बताए गए हैं कि इसका रेजिड्यू 1 है और उसका रेजिड्यू 2 है। चलें हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, साथ साथ स्टेटमेंट को भी पढ़ते हैं। f of z has pole of order 1 and 2 at z -1 and z2 with the residue 1 and 2 respectively। so देखें, क्योंकि फंक्शन z+1 है जिस पे क्या है, इसका आर्डर 1 है। हाँ, एक और बात बतानी थी, मैंने आपको बताया था रेजिड्यू जब हम फाइंड करते हैं किसी लॉरेंट सीरीज़ एक्सपेंशन में, तो हम क्या करते थे, लॉरेंट सीरीज़ एक्सपेंशन में अगर हमने रेजिड्यू फाइंड करने होते थे तो क्या होता था, यानी कि b1 है ओवर z-a, ये चीज़ क्या है, b1 रेजिड्यू है किसका, यानी कि z एट a पर उसका रेजिड्यू है। जैसे मैं कहता था 1/z का कोफिशेंट निकालें तो वो z इज़ इक्वल टू 0 पर उसका रेजिड्यू होगा, ठीक है। हमने इस तरह की टर्म निकालनी होती है जिसकी पावर 1 होती है और उसका कोफिशेंट उसका रेजिड्यू होता है, ठीक है।
तो ये जो उन्होंने गिवन किया है कि एट जेड, ये जेड प्लस वन है, यानी कि जेड माइनस वन पर रेजिड्यू है, क्या है, वन। वो रेजिड्यू उसके ऊपर लिखा जाता है उसके कोफिशेंट पर। अच्छा, अब हमें इसका आर्डर जेड इज इक्वल टू टू वाले का आर्डर टू दिया था, लेकिन उसका रेजिड्यू भी दिया है, रेजिड्यू उसका टू है, तो रेजिड्यू हम इसके ऊपर नहीं लिख सकते। ठीक है, रेजिड्यू के लिए हमेशा सिंगल मतलब के फैक्टर की पावर वन, पोल ऑफ आर्डर वन पर ही हम रेजिड्यू लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इस तरह का अगर हमने लॉरेंट सीरीज़ या टेलर सीरीज़ में से रेजिड्यू फाइंड करना हो तो हमें वन ओवर जेड टाइप की ए टाइप का टर्म ढूंढनी होती है और उसका कोफिशेंट उसका रेजिड्यू होता है। तो इसमें ये भी चीज़ आएगी, जेड माइनस टू की पावर वन वाली भी टर्म आएगी और ये ऊपर उसका रेजिड्यू लिख दी। अब जो जेड माइनस टू का होल स्केयर है, क्योंकि इसका पोल ऑफ आर्डर टू है इसलिए ये भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये लिखी है तो इसके ऊपर भी कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर होगा, वो हमें नहीं गिवन किया गया तो उसको हमने जनरली ए कह दिया। ठीक है, एफ ऑफ जेड इज़ बाउंडेड, ये हमें गिवन है। एज जेड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करें तो वो बाउंडेड हो जाता है। सो बाय लाइवलेज थ्योरम इंटायर एंड बाउंडेड फंक्शन इज कांस्टेंट, लाइवलेज थ्योरम यूज़ किया। ये किधर चला गया, तो ये जो पूरे का पूरा फंक्शन है ये किसी बी के इक्वल होगा और कांस्टेंट होगा, यानी कि हमने जो राइट साइड में टर्म्स थी उन सबको लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर दिया और ये किसी बी कांस्टेंट के इक्वल होगा। ठीक है, ये सारे का सारा फंक्शन बाउंडेड होगा, कांस्टेंट होगा। एफ ऑफ जेड, फिर हमने इसे क्या किया, ये जो है उस तरफ सारी टर्में शिफ्ट कर दी, यानी कि साथ में एक बी पॉइंट ऐड कर दिया, कांस्टेंट पॉइंट। इस इक्वेशन कैपिटल ए का नाम दे दिया। अब हमें यह भी गिवन है कि एफ ऑफ ज़ीरो 7/4 है, एफ ऑफ 1 5/2 है और हमने फंक्शन फाइंड करना है। यहाँ पे हम अगर स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू फाइंड कर लें हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ ज़ीरो बाउंड्री कंडीशन जो हमें गिवन है वो पुट करते हैं। एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल 7/4, तो इसमें पुट करते हैं, इसकी जगह 7/4 आ जाएगा। 1/z प्लस वन, जेड की जगह ज़ीरो आ जाएगा, जेड की जगह ज़ीरो, जेड की जगह ज़ीरो, ए एज इट इज़ और बी एज इट इज़। यहाँ से ये पुट करने के बाद हमें ये मिला। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद ये पेज थोड़ा सा ब्लर है लेकिन फिर भी आप देख लें क्या आया है, 7 इक्वल टू ए प्लस 4b, ये इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब दूसरी कंडीशन पुट करेंगे, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 5/2, तो हमारे पास वो सारी की सारी, अब z की जगह लेफ़्ट साइड पे फंक्शन की जगह 5/2 लिख देना और z जहाँ जहाँ पे अब वहाँ पे अब 1 रिप्लेस करना है और सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे मुझे कुछ स्टेप नज़र नहीं आ रहे, आप अपने नोट्स से देख लेना या आप खुद कर लेना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, छोटी क्लासों वाला काम है। उसी फंक्शन के अंदर वैल्यूज पुट करनी है तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, a प्लस बी इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब हमने इक्वेशन 1 और 2 को आपस में इस तरह सॉल्व करना है, चाहे ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, जैसे मर्जी करके ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं और ये बिल्कुल छोटी क्लासों वाला काम है। तो b इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा और a इज़ इक्वल टू 3, यानी कि इक्वेशन ए में से 2 को माइनस किया और यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल गई। अब b की वैल्यू को यहाँ तो इक्वेशन ए में पुट करें, 1 में पुट करें, यहाँ 2 में पुट करें, तो हमें ए बी की वैल्यू मिल गई। हैंस जो इक्वेशन ए थी वो फाइनल वहाँ पे हमें स्मॉल ए और स्मॉल बी की भी वैल्यू मिल गई। तो ये हमारा रिक्वायर फंक्शन है, एफ ऑफ जेड ही हमने फाइंड करना था, वहाँ पे इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, ये हमारा रिक्वायर फंक्शन आ गया। सेम उसी तरह का अगला क्वेश्चन है, क्या है, द फंक्शन एफ ऑफ जेड हैज़ पोल ऑफ आर्डर 2 and 1 एट जेड इज इक्वल 0 एंड जेड इज इक्वल टू, ये मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, विद रेजिड्यू 2 and 2 रिस्पेक्टिवली, दोनों के रेजिड्यू 2 हैं। अच्छा, एक उन्होंने z इज़ इक्वल टू 1 कहा है, वो इधर मेरी PDF फाइल में नज़र नहीं आ रहा, आप अपने नोट्सों पे देखोगे तो आपको नज़र आ जाएगा। ना नज़र आया तो लेकिन उन्होंने z इज़ इक्वल टू 1 पे ही कहा है, क्योंकि यहाँ सोल्यूशन से ही पता चल रहा है। ठीक है,
तो उसी तरह हमने लिखना है, क्योंकि एफ ऑफ जेड हैज़ पोल ऑफ आर्डर 2 एट जेड इज इक्वल टू 0, तो जेड वाली भी टर्म आएगी, जेड स्केयर वाली भी आएगी, और उस पर रेजिड्यू क्या है, दोनों पर 2 है। तो 1 नंबर जेड की जो कोफिशेंट है उस पर 2 आएगा, और z-1 जो कि z इज इक्वल टू 1 पर भी जो है रेजिड्यू वो भी 2 है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी 2 आएगा, लेकिन जेड स्केयर वाले पे 2 नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है ये रेजिड्यू नहीं होता, ये वैसे कोई टर्म है जेड स्केयर, क्योंकि उसका आर्डर जो है 2 है, हैज़ पोल ऑफ आर्डर 2, तो इसलिए जेड स्केयर वाली टर्म भी आएगी और ऊपर ए है। ठीक है, सेम इसी तरह ये भी इसको भी बी के इक्वल रखेंगे बाय लाविले थ्योरम, और ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम ये गिवन कंडीशन एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 एंड एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 2, फाइंड एफ ऑफ जेड। तो यहाँ पर भी सिंपली हमने क्या करना है, इक्वेशन ए बनानी है, उसमें एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, जहाँ जहाँ पे जेड है वहाँ वहाँ पे 2 रखना है, और फंक्शन की जगह 5 रख के ए बी में वो वैल्यूज़ आ जाएंगी, दोनों इक्वेशन में हमने वो पुट की। अब ए और इक्वेशन 1 और 2 को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करके इसका हल निकालते हैं। बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 4 हमारे पास रिक्वायर फंक्शन आ गया। अच्छा, हाँ, ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी करवाए हैं पेज नंबर 14 पे और 15 पे, 13 से लेकर, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन पेपर में कभी आए नहीं हैं, लेकिन अगर आ भी जाएँ तो आपने परेशान नहीं होना, काफ़ी आसान है। ये वाला क्वेश्चन अब करवाने जा रहा हूँ, ये भी पेपर में नहीं आया, लेकिन ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, करते हैं इसे सोल्व। लेट एफ ऑफ जेड एंड जी ऑफ जेड दो एनालिटिक फंक्शन दिए गए हैं। इफ़ जेड इज इक्वल टू ए इज़ द रिपीटेड रूट ऑफ जी ऑफ जेड। रिपीटेड रूट का पता है किसे कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जेड माइनस ए का स्केयर, यहाँ पे अगर फाइंड करो वैल्यू तो z इज़ इक्वल टू ए आ जाएगा, लेकिन चूंकि उसकी होल पावर 2 है तो इट मीन्स के z इज़ इक्वल टू ए 2 बार आ रहा है, उसके वो रिपीटेड रूट्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है रिपीटेड रूट्स। अच्छा, z इज इक्वल टू ए इज़ द रिपीटेड रूट ऑफ g ऑफ z सच दैट f ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, देन रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z ओवर g ऑफ z एट z इज इक्वल टू a इज़, ये होगा रेजिड्यू। तो ये हमने बस उसका रेजिड्यू फाइंड करना है। वी नो दैट z इज इक्वल टू ए इज रिपीटेड डबल से 0 ऑफ f ऑफ g ऑफ z, देन g ऑफ z, क्योंकि रिपीटेड रूट है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं z माइनस ए स्केयर, कि उसका वो रिपीटेड रूट है, और साथ में कोई फंक्शन h ऑफ z, यानी कि कुछ कॉमन फंक्शन भी आएगा। ठीक है, वेयर h ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने g ऑफ z लिख दिया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, एफ ऑफ जेड ओवर जी ऑफ जेड लिखेंगे, और यहाँ पे रेजिड्यू फाइंड करेंगे, और रेजिड्यू हमने यहाँ पर ही फाइंड करना है। और ये चीज़ इस पर हम रेजिड्यू फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज ए इसका रूट नहीं है। अगर ए इसके अंदर शिफ्ट करें तो ये ज़ीरो नहीं बन रहा, इट मीन्स ये इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम ए पुट करते हैं, यानी कि इसका रूट नहीं होगा ये, तो हमने सिर्फ ए पर ही रेजिड्यू फाइंड करना है। तो इसलिए हमारे पास जो हमने फाइंड करना है उसका z इज इक्वल टू ए पर रेजिड्यू फाइंड करना है, उसका आर्डर 2 है। ठीक है, तो हम इसका रेजिड्यू फाइंड करते हैं। पोल ऑफ आर्डर 2 एफ ऑफ जेड ओवर जी ऑफ जेड का रेजिड्यू फाइंड करना है एट ए, तो एक डेरिवेटिव वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, एक डेरिवेटिव वाला फार्मूला लगाते हैं, तो पहले ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, जी ऑफ जेड की वैल्यू पुट करेंगे। अब एफ ऑफ जेड ओवर एच जेड आ गया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्वोशंट रूल लगेगा डेरिवेटिव का, इसका स्केयर एच जेड ऐसे ही, एफ जेड का डेरिवेटिव माइनस एफ जेड ऐसे ही, एच जेड का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, जहाँ जहाँ जेड है वहाँ वहाँ ए आ जाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ए पुट करेंगे, जहाँ जहाँ जेड है वहाँ वहाँ ए आ गया, इस इक्वेशन ए का नाम दे दिया, और इसका ये रेजिड्यू एट ए है। नाउ वी एवेल्यूएट एच ऑफ ए एंड एच डैश ऑफ ए। अब हम एच ऑफ ए और एच डैश ऑफ ए की वैल्यूज़ भी फाइंड करते हैं। कहाँ से, यहाँ से। जी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस ए स्केयर, ए का होल स्केयर इंटू एच ऑफ जेड। तो यहाँ पे एक डेरिवेटिव भी ले लेते हैं, जी डैश ऑफ जेड, यहाँ से इसका प्रोडक्ट रूल लगेगा।
ठीक है, हमने इसका भी डेरिवेटिव लेना है ताकि हमें एच की वैल्यू मिल जाए, एच ऑफ ए और एच डैश ऑफ ए की वैल्यू मिल जाए। तो क्योंकि हमें पता है एच ऑफ ए वो ज़ीरो नहीं है अब यहाँ पे एक और डेरिवेटिव ले लेते हैं, दो डेरिवेटिव हमने लिया, दूसरा डेरिवेटिव लिया, तो अब तीसरा भी डेरिवेटिव ले लिया। अब हम क्या करेंगे, z इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ ज़ीरो ऑफ आर्डर टू, सो g ऑफ a इज़ इक्वल टू g डैश ऑफ a इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हमें पता है कि g ऑफ a और g डैश ऑफ a पुट करने से ज़ीरो आएगा क्योंकि वो उसका आर्डर टू है, लेकिन जो लास्ट वाला है डबल डेरिवेटिव वाला वहाँ पे a ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि इसका आर्डर टू ही है, इससे आगे नहीं है बढ़ेगा ये। ठीक है, तो जहाँ पे g डबल डैश ऑफ a है वो क्या आएगा, टू इंटू एच ऑफ ए। हमने ये कहाँ से लिया, जहाँ पे ये डेरिवेटिव है वहाँ पे बात करते हैं। ये जो है यहाँ से तो हमें पता चल गया कि ये ज़ीरो आ जाएगा, ये वाला भी और ये वाला भी ज़ीरो आ जाएगा। तो हम जब जाएंगे यहाँ पे तीसरे वाले पे, सॉरी दूसरे डेरिवेटिव वाले पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी नीचे है ये लिखा हुआ है, यहाँ पे जब हम z की जगह a पुट करेंगे तो ये a माइनस a ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये वाली भी ज़ीरो हो जाएगी, सिर्फ ये बचेगी टू इंटू एच ऑफ ए। तो g डबल डैश ऑफ z आ जाएगा टू एच ऑफ ए। अब तीसरे वाले डेरिवेटिव में यही पुट करेंगे तो क्या आएगा, इसकी जगह a पुट करना, तो ये टर्म बचेगी, ये ज़ीरो हो जाएगी, ये भी ज़ीरो हो जाएगी, तो सिक्स एच डैश ऑफ a आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें इधर आ गई यहाँ। तो यहाँ से हमने एच ऑफ ए फाइंड कर लिया, 1/2 जी डबल डैश ऑफ ए आ गया, और यहाँ पे तीसरा डेरिवेटिव जो है यहाँ से एच डैश ऑफ ए फाइंड किया तो वो 1/6 जी ट्रिपल डैश ऑफ ए आ गया। ठीक है, तो ये अब वैल्यूज उसमें रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन ए में, तो हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन होकर हमारा फाइनल उसका रेसिड्यू आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एफ एंड जी। ठीक है, एच हमने रिमूव करना था तो वो एफ और जी में ये रेसिड्यू आ गया, यही प्रूव करना था और ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो रेसिड्यू वाले क्वेश्चन आई गेस के यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है पेपर में ज़्यादातर, क्या एक बार भी अभी तक नहीं आया, बीएस के पेपर में तो नहीं आया, तो उससे पहले वैसे कोई एमएससी के पेपर में आया होगा। चलिए अब हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।